देखिए, सभी को राम राम। हम सब लोग किसान हैं और आज मेरे साथ एक किसान मध्य प्रदेश के हैं, एक किसान उड़ीसा के हैं और 6 किसान महाराष्ट्र से हैं और एक किसान उत्तर प्रदेश से हैं। सारे लोग खेती को लेकर के चिंता में हैं, असमंजस में हैं। खेती में घाटा हो रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं मित्र कि आज की जो आधुनिक कृषि है वो आधुनिक कृषि में प्रयास किया गया है कि किसान की जो कितनी भी कमाई करता है ना, किसान अनाज बेच के, फल बेच के, सब्जी बेच के, दूध बेच के, उसका गाढ़ी कमाई का पैसा फिर से बाजार कैसे चला जाए, ये एक सुनियोजित प्लान है जिसे किसान नहीं समझ पा रहा है। हम नेचुरल फार्मिंग की जब बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि खेती ज़मीन से शुरू होती है। हम खेती करते कहाँ हैं? ज़मीन में। लेकिन आज सोशल मीडिया में चले जाइए, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे कुछ भी करिए, आज खेती जब शुरू होती है, किसान को जब खेती पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है उन्नतशील बीज, फिर बताया जाता है संतुलित उर्वरक, फिर बताया जाता है कि अगर कोई बीमारी लगे तो फंजीसाइड, अगर फसल में खरपतवार हो गए हैं तो बीडीसाइड, अगर फसल में कोई कीड़ा लगता है तो इंसेक्टिसाइड। ये क्या है भाई? आज के 70 साल पहले तो ना कोई पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र का कारखाना था, ना कोई पेस्टिसाइड बनाने वाले कारखाने थे, ना कहीं बोरिंग था और खेती हो रही थी। अब जब हम ये बात करते हैं कि खेती में किसी भी उर्वरक की, किसी भी पेस्टिसाइड की, किसी भी सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, तो किसान नहीं मानेगा, क्योंकि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। और सुनना इसलिए नहीं चाहता कि जब कोई सत्य सुनाता है तो उसकी बातों को काटने वाले लोग बहुत हैं। जैसे मैं कहूँ कि खेती में किसी भी पेस्टिसाइड की, किसी भी रसायन की, पानी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारा लोग कूद पड़ेगा, कहेगा अरे सुजान साहब आप बात नहीं समझते हो। तब देश भूखों मरता था 1950 के दशक में। ये तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन का कमाल है कि आज भरपेट खाने को है। तो वो इतिहास 1950 से देखते हैं और हम इतिहास देखते हैं 400 साल पुराना। एक आर्थिक इतिहासकार हुए हैं अंगस मेडिसन, आर्थिक इतिहासकार हैं वो। पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था कैसी है, कहाँ की, तो वो लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था 17वीं शताब्दी में, और हमारा खाद्यान्न विदेशों में जाता था, बहुत डिमांड थी। कागज़ का नोट उस समय नहीं चलता था, तो सोने चांदी के सिक्के आते थे किसानों के घर में। जो 50 कुंटल बिजरा बेचता था, 10 कुंटल चना बेचता था, तो उसको बदले में क्या मिलता था? सोने चांदी के सिक्के मिलते थे। इसीलिए एक गाना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अंग्रेज़ों की पॉलिसी, मुसलमान 17वीं शताब्दी में मुस्लिम साम्राज्य था। मुस्लिम साम्राज्य ने खेती में कोई दखल नहीं दिया, उन्होंने और कुछ भी किया हो, खेती में कोई दखल। लेकिन जब ब्रिटिश के लोग आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने खेती को अपना बिजनेस बनाया और खेती में उन्होंने इतने खुराफात किए। उन खुराफातों के पीछे का उनकी कुछ मंशा थी। जैसे
ये जो मांस खाने की आदत है बहुत प्राचीन है। तो अंग्रेज लोग मांस खाते थे और गाय का खाते थे। जब वो यहाँ आए तो उनको जब यहाँ की गाय का मांस खाए तो उनको लगा बाप रे बाप कितना खूबसूरत मांस है, अगर ये हमको रेगुलर यहाँ खाने को मिले और अपने कंट्री में इसको भेज सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने खेती पर इतने टैक्स लगाए कि जो 50 बीघा खेती करने वाला किसान है, मतलब खेती में फायदा जितना है उतना ही टैक्स है, ताकि किसान खेती का रकबा घटा दे और जो 4 जोड़ी बैल बांधता है वो 3 जोड़ी बैल बेच दे। जब बेचेगा तो हमको मांस खाने को मिलेगा और यहाँ से मांस निर्यात होके बाहर जाएगा, हमारे कंट्री के लोग भी खाएंगे। तो उनकी ये पॉलिसी थी कि टैक्सेशन की प्रणाली इतनी ज़बरदस्त कर दी कि 17वीं शताब्दी तक मेरे देश में कल्टीवेटेड एरिया 12.5 करोड़ हेक्टेयर था और पूरे एरिया में हमारी खेती होती थी। एक फसल तो 100% होती थी। अंग्रेज़ों की पॉलिसी के कारण मेरे देश के किसानों ने खेती का रकबा कम कर दिया और जब 1950 की, 47 की, 40 की बात करते हैं ना, तो हमारे देश में केवल 6 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती थी। जब 12 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती थी तो मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर था और विदेशों को सप्लाई करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों की पॉलिसी ऐसी आई, हमारे देश के किसानों ने खेती का रकबा लगभग आधा कर दिया, तो कोई संदेह नहीं कि खाद्यान्न की कमी थी। अब हमारे देश के लोग 1950-47 में मुल्क जब आज़ाद हुआ और 1960 में जब हरित क्रांति आई, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई एनी हाउ कुछ भी करो लेकिन खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना है। अगर मेरे देश के साइंटिस्ट बुद्धिजीवी होते, दिमाग लगाते, यानी प्रकृति को समझते, जैसे आज मैं प्राकृतिक खेती की बातें चल रही हैं देश में, उस समय भी अगर ये अध्ययन किया जाता कि हमारे देश में, हम पुराना अध्ययन करते कि 17वीं शताब्दी में जब हम पुरोहित राष्ट्र थे, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थे, और आज मेरे खाने को नहीं है, तो कारण क्या है? तो कारण हमें समझ में आ जाता, तो हम उन कारणों का निवारण करते, खेती का रकबा बढ़ाते। तब बैल से खेती होती थी, पशुपालन खूब था, गायें खूब थीं, फिर बैल पालते, फिर धीरे धीरे करके हम फिर खेती करने लगते। तो हमने क्या किया कि हरित क्रांति में उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग किया और खास करके गेहूं। आज देश में जो खाद्यान्न उत्पादन 350 मिलियन टन के पार है, उसमें पता है 225 मिलियन टन तो केवल धान और गेहूं है। 325 मिलियन टन खाद्यान्न में 225 मिलियन टन केवल चावल और गेहूं है, और धान और गेहूं धरती का पानी लूट रहे हैं। धान और गेहूं को सबसे पहले यूरिया की जरूरत पड़ी। धान और गेहूं की खेती को प्रमोट करने के लिए बोरिंगों का चलन आया, और धान और गेहूं में खरपतवार मारने के लिए दवाएं सबसे पहले आईं, और फिर तो ये प्रचलन हो गया हर फसल में। तो हमारी जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उसके कारण खेती चौपट हुई। फिर मैं खाद्यान्न उत्पादन में मेरे पास कम था, तो हरित क्रांति आई, तो उन्नतशील बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के साधन, फंजीसाइड, बीडीसाइड, ये सब प्रचलन में आए। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर आया। अब मुल्क आज़ाद हो गया है, तो फिर वहाँ जाने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि अभी हमको गौवंश का मांस चाहिए। अब तो हम चले आए, क्या किया जाए, अभी और कुछ करना है। तो मैकेनाइजेशन आया इंडिया में, ट्रैक्टर आधारित कृषि आई और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो जो बैल बचे थे ना, वो भी सब बिकते चले गए।
और सब मांस कट करके बीफ हमारा बाहर जाने लगा। ट्रैक्टर आया तो डीजल आया, ट्रैक्टर आया तो ज़मीन खराब हुई, फिर यूरिया डीएपी आए, फिर फंजीसाइड आए, बीडीसाइड आए। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश की जो बायोडाइवर्सिटी, हमारे देश की जो प्रकृति थी, हमारे देश की जो ज़मीन थी, हमारे देश की ज़मीन के नीचे जो 30-40 फुट पर पानी था, सबका सत्यानाश कर दिया। आज किसान 10 कुंटल अगर अनाज पैदा करता है तो 8 कुंटल के बराबर उसकी लागत लग जाती है, खाने भर को बचता है। चाहे फल की खेती करने वाला किसान हो, सब्जी की खेती करने वाला किसान हो, हमारे हर रोज़ 30-40 किसानों से बात होती है, हिमाचल के, राजस्थान के, उड़ीसा के, कर्नाटका के। तो उनकी सब की व्यथा मुझे पता है। किसान सुखी नहीं है और सुखी हो भी नहीं सकता। 1960 में जब हमने हरित क्रांति शुरू की और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और बोरिंग और मैकेनाइजेशन, उसके कारण 1990 में मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। यानी 1950 में मेरे पास 60 मिलियन टन अनाज था, 1990 में मैं 200 मिलियन टन, 30 साल के सफ़र में 200 मिलियन टन खाद्यान्न होने लगा। 1990 में ही ये हमारे देश के बुद्धिजीवियों को दिमाग में आया कि यार हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया, यार मेरे सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई, यार मेरी बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो गई, यार मेरे देश में बीमारियां बढ़ गईं, किसानों की लागत बढ़ गई फसल उत्पादन की। तो जैविक खेती के प्रयास हुए, लेकिन जो लोग हावी हो चुके हैं किसानों के साथ बिजनेस करने के लिए, वो एक अफवाह फैलाते हैं, एक ऐसा सोशल मीडिया में भ्रम फैलाते हैं ताकि किसान कहे कि अरे जैविक खेती से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो जैविक खेती को प्रमोट करने वाले लोग थे वो भी तथाकथित, उनका भी उद्देश्य यही था कि हम जैविक खेती की ऐसी बात बताएंगे कि या तो मेरा माल बिके या किसान फिर वापस लौट जाए। इधर 4 साल पहले से प्राकृतिक खेती की बात शुरू हुई, यहाँ फिर लोगों ने वही धंधा शुरू किया है कि किसान को गुमराह कर दो, भ्रम में डाल दो, भय दिखा दो कि प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, और होगी तो कैसे होगी, हमारा माल बिकेगा तो होगी। मैं विनोद कुमार सचान, सीधा सीधा बात है कि अगर मैं अपनी प्राकृतिक खेती का मतलब है अपनी प्रकृति को ठीक करना, और प्रकृति की जब बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है, हमारी कृषि योग्य जमीन, जिस जमीन पर मैं खेती करता हूँ सबसे पहले वो है, क्योंकि खेती कहाँ करेंगे, जमीन में। अब खेती का नियम देखिए, आप कोई भी फसल बो दीजिए, खाद्यान्न की, दलहन की, तिलहन की, सब्जी की, फल की, तो इनिशियल स्टेज में उस पेड़ को कौन पालता है, माँ। धरती माँ के ऊपर जो मैंने फसल बोई है तो उसको भोजन कौन देगा, माँ। अब माँ के पास भोजन नहीं है तो फिर हमको फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। फसल में कोई बीमारी ना लगे इसके लिए कौन जिम्मेदार है, माँ। माँ के अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो बीमारी के पैथोजन को वहीं कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो मैंने पेस्टिसाइड डलवा के मरवा चुका, तो फसल में बीमारी लगेगी तो मुझे फंजीसाइड देना पड़ेगा, फसल नहीं बढ़ेगी तो मुझको रासायनिक उर्वरक देने पड़ेंगे। इस तरीके का कुछ बना दिया लोगों ने कि किसान मजबूरी में जो कमाए वो वापस बाजार में दे आए। देश का उत्पादन जब इतना ज़्यादा हो गया, आज फल की, सब्जी की, अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रश्न एक ही है, फिर किसान कर्जा में क्यों है। जब किसान ने 325 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा कर दिया, 200 मिलियन टन सब्जी पैदा कर दिया, 150 मिलियन टन फल पैदा कर दिया, तो फिर किसान कर्ज में क्यों है। एक प्रश्न है, किसान कर्ज में क्यों है। इधर हमारे आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि देश के किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है, और इसके पहले उन्होंने लाल किले से कहा था अब हम अपनी ज़मीन को और अधिक खराब नहीं होने देंगे। अब इस बात को किसान समझता कि उनका इशारा है कि अब हम अपनी धरती माता को और अधिक खराब
नहीं होने देंगे, जब धरती माता को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। हमने क्या सोचा कि मोदी जी ने कहा है तो आमदनी दोगुनी वो कर देंगे। वो कैसे कर देंगे? करनी तो किसान को है। आमदनी दोगुनी करने के लिए हमको पहली चीज है कि लागत घटानी पड़ेगी, और लागत घटाने के लिए जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, प्राकृतिक खेती में एक विषय है जीवामृत। जीवामृत बेसिकली क्या है? जीवामृत को कहते हैं कि वो जीवाणु जो जमीन में होने चाहिए थे, कौन से जीवाणु होने चाहिए थे किसी को नहीं पता, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता जमीन में कितनी प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अब कुछ खोजे गए। जैसे मैं जब पढ़ता था तो हमको बायो फर्टिलाइजर के नाम पर केवल राइजोबियम पढ़ाया जाता था। तो उस जमाने के वैज्ञानिक क्या कहते थे, एक राइजोबियम होता है जो दलहनी फसलों में डाला जाता है और नोड्यूल्स में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है। आज की तारीख में ये 18-20 हो गए। तो क्या ये सही है कि 18-20 हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब एक था, फिर 40 साल वाले 18-20 हो गए। अब जब और 40 साल बीतेंगे तो 200-300 हो जाएंगे। मैं क्या कहता हूं, इस चक्कर में क्यों पड़ो, तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जीवामृत का मतलब है कि जमीन के वो जीवाणु जो होने चाहिए थे, जो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए, उनकी फिर से खेत में पुनर्स्थापना करनी। क्योंकि जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु ही जमीन में पड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करके जीवांश में बदलते। अब अगर किसी किसान ने गोबर की खाद डाली, जैसे यही सज्जन कह रहे थे कि मैंने अपने खेत में नीम के पेड़ लगाए हैं, गोबर की खाद डाली, लेकिन हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है? आप किसी खेत में 100 कुंटल गोबर की खाद डाल लो, लेकिन वहां पर अगर लाभदायक जीवाणु नहीं है तो खाद नहीं खाता पौधा। ध्यान रखना, कोई भी कार्बनिक पदार्थ या कोई भी खाद पौधा नहीं खाता। पौधा खाता है जीवांश। खाता क्या? पीता है। जो चीज पानी में सोल्यूबल होगी वो चीज पौधा पिएगा जड़ के द्वारा। अब कार्बन या कार्बनिक पदार्थ तो पौधा खाने से रहा। तो खेत में जो कार्बन या कार्बनिक पदार्थ है उसको ये सूक्ष्म जीवाणु ही मतलब अपना भोजन बनाएंगे, फिर ये मरेंगे तो जीवांश में कन्वर्ट होंगे और फिर जीवांश पौधे को मिलेगा। ये कहानी है। अब समस्या ये कि ये जीवामृत कैसे बनाया जाए? तो एक भ्रम है, आप सब लोगों ने सुना होगा। हमको तो देश के 4 लाख किसान जो जुड़े हैं उनमें रोजाना कई लोग बात करते हैं, 30, 40, 50 लोग, तो वो सारे के सारे वो गोबर और पेशाब का जीवामृत बनाते हैं। और उनका कहना है कि साहब हमको बोला था कि 1 एकड़ में करके देखो, तो 1 एकड़ में ने करके देखा तो हमारा उत्पादन आधा रह गया। गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो इस प्रकृति के किसी काम के नहीं। गोबर काम का है। गोबर में पाए जाने वाले जीवाणु किसी काम के, वो पाचन की क्रिया में सहायता करते थे। गाय ने गोबर किया, बाहर आ गए, मैंने टेस्ट किया गोबर को, तो 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु निकले। लेकिन अब उनका यहाँ कोई रोल कैसे कि एक किसान गाय पालता है और गोबर वहाँ इकट्ठा करता है, 6 महीने से गोबर वहाँ डला है। अगर 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु होते और किसी काम के होते तो गोबर वो मिट्टी बन गया होता। मिट्टी नहीं बनता, ठीक है ना? तो मित्र, मैंने क्या किया, मैंने 2009 में एक दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए रहे, भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। हमने कहा यार ये अच्छा, मैं झांसी में पोस्टिंग थी तो छतरपुर, टीकमगढ़, सब पन्ना आसपास था, तो मैं जंगल गया यही अध्ययन करने के लिए कि रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो जो पौधे राम के भरोसे रहते हैं वो क्यों हरे भरे रहते हैं?
तो मैंने जंगल घूमा, और 2009 से लेकर 2014 तक मैं जंगल घूमा, 4-5 साल लगातार। हर संडे सैटरडे को जब भी छुट्टी मिले मैं जंगल चला जाता था। वहाँ से मिट्टी लाता था अच्छे लोकेशन की, और मिट्टी को ड्रम में डालता था, थोड़ा सा चीनी और आटा डालता था और फिर हिलाता रहता था। ऐसे मैंने कई ड्रम बना लिए अलग अलग लोकेशन की। साल भर जब मेरे पास 13-14 ड्रम हो गए तो मैंने कहा देखूं जो मैं सोच रहा था वो सही है कि गलत है। तो इसी जीवामृत को, जो ये जीवामृत है, मेरे फार्म हाउस पर ऐसे 50 ड्रम थे, 15-15 हज़ार लीटर के 3 टैंक थे जिनमें मैंने जीवामृत बनाया। किसानों को इस जीवामृत को सूखे हुए गोबर में मिला करके मैंने 2-2 किलो 5-5 किलो फ्री दिया। परिचित किसान थे। हमने कहा राधे श्याम, वीर सिंह, मुलायम सिंह, प्रभुदयाल, इसको ज़रा अपने मूंगफली में, अपने गेहूं में डाल के देखो, एक किनारे थोड़ा सा। अब फ्री का दिया तो उन्होंने एक किनारे डाला, उनको रिजल्ट आए। उन्होंने कहा कि बाबूजी आपने क्या दिया, तो बहुत अच्छी खाद है। तो फिर मैं कंफर्म हो गया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। फिर मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। तो मित्र, ये जंगल के जीवाणु हैं। कहाँ के? जंगल के। मैं अक्सर किसानों से कहता हूँ, देखो ये जंगल की मिट्टी है, ये इस तरीके के सड़े गले पत्ते और ब्लैक कलर की मिट्टी आप जंगल से ले आइए। जो किसान हम तक नहीं आ सकते हैं, दूर हैं और उनके आसपास जंगल है, उनसे मैं अक्सर कहता हूँ इस तरीके की आप 5 किलो 10 किलो मिट्टी ले आइए और इस ड्रम में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए और चीनी डाल दीजिए। या जो किसान मेरे यहाँ तक आ सकते हैं उनसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ से 1 लीटर 2 लीटर ले जाइए और ड्रम में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। अब जीवामृत बनता कैसे? सरल सी बात है कि एक ड्रम लिया 200 लीटर का और उसमें हमारा जीवामृत डालिए या जंगल की मिट्टी डालिए। ये गुड़ है। गुड़ जब हम पानी में डालेंगे और इसको हिला देंगे इस पंजे से, तो ये घुल जाएगा। जीवाणु के कहीं मुंह नहीं होता है कि वो खाता है, खाता नहीं है। वो एक बैलून है छोटा सा जो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने में क्या, नैनो पार्टिकल, जो पानी में घुलनशील चीज़ें होंगी वही उसके शरीर में जाएंगी। तो हम गुड़ डाल सकते हैं इसमें कितना, अगर 200 लीटर बना रहे हैं तो 200 लीटर के ड्रम में हमको 28 किलो भोजन देना है। हम ये चीनी डाल सकते हैं, चीनी। हम ये आटा डाल सकते हैं। लेकिन आटा का जो पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है। आटे को टूटने में और आटे को शुगर के रूप में कन्वर्ट होने में 30-35 दिन लगते हैं। तो अगर आपने मेरा जीवामृत डाला या जंगल की मिट्टी डाली और केवल आटा डाला तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि आटा 35 दिन तक तो 30 दिन तक तो किसी काम का है नहीं। जब ये पानी में पड़ा रहेगा, फिर भीगेगा, टूटेगा और नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, तब तक बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो शुरू में मैं बताता था आटा डालो, गुड़ डालो। जैसे किसी के पास 2-3 महीने का समय है तो आधा आटा डाले, 14 किलो आटा डाले, 14 किलो चीनी डाले, 14 किलो आटा डाले, 14 किलो गुड़ डाले। लेकिन जिसको फास्ट बनाना है, हमारे यहाँ से ले गया, उसको जल्दी है कि साहब जल्दी कैसे बनेगा, तो मैं आटा नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ केवल गुड़ डालो या केवल चीनी डालो। अब जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो वो शंका करते हैं कि सचान साहब आप पहले आटा भी बताते थे। हमने कहा हाँ, अगर आपके पास समय पर्याप्त है जीवामृत बनाने का तो आप आटा और गुड़ दोनों डाल सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि मेरा जल्दी बन जाए तो फिर आटा ना डालो, केवल चीनी डालो या गुड़ डालो। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं जमीन के, इनका मूल भोजन क्या है? मूल भोजन है कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, सड़ा हुआ।
अब देखिए कि जैसे किसी ज़माने में, आज के ठीक 2 महीना पहले, ये जो मेरे हाथ में कार्बनिक पदार्थ है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक नहीं था। जून के महीने में क्या था, सूखा था, पत्तियां थी, टहनियां थी। लेकिन 1.5 महीने से लगातार पानी हो रहा है, मिट्टी के टच में है, तो ये ऐसा हो गया ब्लैक कलर का। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको हम कहेंगे कार्बन हो गया। तो कार्बनिक पदार्थ जीवाणु नहीं खाते, जीवाणुओं का भोजन है कार्बन। तो अब एक कार्बन हो गया, तो अब इसको जीवाणु खा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस है बहुत स्लो। हमको जीवामृत बनाना है बहुत जल्दी, ढेर सारा जीवाणुओं का डेवलपमेंट करना है, तो मैं सीधे गुड़ या चीनी खिलाता हूँ। गुड़ चीनी इनका प्रिय भोजन है, मिठाई, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए, क्योंकि पीपल बरगद के पेड़ के फल वहाँ गिरते हैं, फल मीठे हैं। तो पीपल का, बरगद का, जामुन का, गूलर का, पाकड़ का पेड़ जिनके नीचे मीठे मीठे फल गिरते हैं, वहाँ जीवाणुओं का डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। इसलिए कहा जाता है पीपल घर का, बरगद का मिट्टी लाइए। लेकिन कब, जब वहाँ फल पत्ते सब गिरे पड़े हों। अब उस वाली विधि में बताया जाता है कि 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी। अब किसान ने सुना, बेचारा गर्मी का मई का सीजन था और बरगद का पेड़ के नीचे रोज झाड़ू लगाई जाती थी, वहाँ कोई कार्बनिक पदार्थ था नहीं, तो मिट्टी सूखी सूखी बटोर लाया। अब उसमें जीवाणु थे नहीं, गाय के गोबर में जीवाणु है नहीं, अब वो बना रहा है, खेत में डाल रहा है। फिर क्या कह रहा है, साहब हम बना रहे थे वो जीवामृत, लेकिन उसमें कोई फायदा तो तब होगा जब उसकी साइंस, उसका दर्शन समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने अंदर बात की, अब जब मैं ये बात करता हूँ तो कई सारे मित्र मेरे गाय वाली बात करते हैं, गाय को माँ मानते हैं, गाय को चाहते हैं बच जाए। तो कहते हैं सचान साहब आप ये बोला करो कि गोबर पेशाब जरूरी। हमने कहा क्यों? बोले इससे गाय बच जाएगी। हमने कहा देश की नीतियां, देश का किसान जो कभी बैल से खेती करता था, जब उसने बैल के लिए गाय नहीं पाली, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया। जिस किसान ने बैल के लिए गाय नहीं पाली, जिस किसान ने दूध के लिए गाय नहीं पाली, वो किसान गौमूत्र के लिए गाय नहीं पालेगा। दुनिया में, इस देश में कोई अगर माई का लाल हो किसान जो कहे कि हम गाय के पेशाब के लिए गाय पालेंगे, तो हमको बता दे। गाय मेरी माता है, धरती माता, गौ माता, अपनी जन्म देने वाली माता। इसमें कोई संदेह नहीं कि गाय मेरी माता है। और क्यों माता है? क्योंकि मैकेनाइजेशन के पहले तक, जब से धरती शुरू हुई, जब से मानव सभ्यता है, तो हमारा पूरा जीवन बैल पर ही आधारित था, गाय पर ही आधारित था। बैल के बिना हम खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए गाय पूजनीय थी। गाय का दूध बहुत अच्छा था, इसलिए गाय पूजनीय थी। आज की तारीख में क्या है, किसी जो गाय का प्रेमी हो, बहुत खतरनाक जो गौ प्रेमी हो और शहर में रहता हो, जो दूधिया से दूध लेता है, भैंस का कितने रुपया, 70 रुपये लीटर। अगर वो दूधिया उस गौ प्रेमी वाले व्यक्ति से कहे कि बाबूजी अब भैंस का दूध नहीं है, गाय का दूध है, गाय का दूध अब कल से देंगे, तो कहता है सुनो गाय का दूध क्या हिसाब दोगे? बोले रेट वही रहेगा। तो क्या कहता है लेने वाला, 30-35 रुपया में दो तो ले। गाय का प्रेमी है, गाय की वकालत करता है, लेकिन गाय का दूध लेने में, 70 रुपये लीटर लेने में उसकी हवा खिसकती है। क्यों भाई? तुम ही तो कहते हो गाय मेरी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय का दूध अमृत है, तो अमृत 70 रुपये लीटर में क्यों नहीं ले सकते? कोई लेने को तैयार। अब गौ पालक जो गाय पालता है, उसका बेचारे का दूध 30 रुपया 25 रुपया किलो बिकेगा गांव में, तो गाय क्यों पालेगा? भैंसिया पालेगा। और जब नीतियां हमारी ट्रैक्टर आधारित कृषि यंत्रों पर अनुदान देंगी, तो गाय भैंस मतलब बैल कोई क्यों खेती करेगा?
आज देश में जो 1 हेक्टेयर का धान गेहूं उगाने वाला किसान है, धान और गेहूं समझना, वो साल में 10 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी खरीदता है। 1 बोरी डीएपी पर 3,000 की सब्सिडी है, 15,000 की सब्सिडी मिल गई, और 1 बोरी डीएपी पर 2,000 की सब्सिडी है, तो 20,000 की सब्सिडी। यानी जो किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करेगा उसको सरकार 35,000 रुपये 1 हेक्टेयर पर सब्सिडी दे रही है। और जो किसान यूरिया डीएपी ना ले और नेचुरल फार्मिंग करे तो सरकार को उसको 35,000 देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? अगर सरकार उस किसान को भी 35,000 दे जो यूरिया डीएपी नहीं लेगा, तो अभी देखिए देश का किसान कितने जल्दी प्राकृतिक खेती की ओर आता है। अभी क्या हो रहा है, अभी जाने अनजाने जो धरती को खराब करेगा उसको सब्सिडी, जो जमीन के नीचे का पानी लूटेगा उसको सब्सिडी, यानी बिजली का बिल नहीं लगेगा। मोटर दबा दो, बटन दबा दो हरे रंग की, चलने दो ट्यूबवेल, चाहे जितना पानी बहाओ, हम तुमको बिलें नहीं लेंगे। तो भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों से कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य उज्जवल बनाना है, कोई लालच नहीं है, मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है किसी को भी, तो हर व्यक्ति को प्राकृतिक खेती की मुहिम में आना पड़ेगा, किसान को भी, नीतियों को भी, मशीनरी को भी। क्योंकि अगर नहीं आए और ये पेस्टिसाइड वाला खाना, यूरिया वाला खाना मैं खाता रहा, तो प्रसाद, असली प्रसाद कहते हैं कि भगवान को जब हम कोई भोग चढ़ाते हैं तो भगवान हमको प्रसाद देता है। भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाएंगे भगवान उसी प्रकार का हमको प्रसाद। अब हमने अपनी जमीन में गेहूं बोया तो गेहूं ही मिलेगा प्रसाद में, गेहूं के साथ यूरिया डीएपी पोटाश जिंक सल्फर बोया तो वो भी मिलेगा प्रसाद के साथ। गेहूं में मैंने बीडीसाइड डाला, इंसेक्टिसाइड डाला तो वो भी मिलेगा हमको प्रसाद के साथ। तो आपकी रोटी में क्या है, गेहूं भी है, फर्टिलाइजर भी हैं, बीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी है। आपकी सब्जियों में क्या है, टमाटर भी है, कोराजिन भी है, डीएपी भी है, क्लोरोपाइरीफास भी है, M45 भी है। तो हम लोग ऐसे समझें कि थोड़ी देर के लिए कि हम खेती क्यों करते हैं। खेती हम करते हैं भगवान हमको खूबसूरत प्रसाद दे, ऐसा प्रसाद दे जिससे मेरा तन और मन हेल्दी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे। लेकिन भगवान को मैंने ऐसी चीज़ें चढ़ाई खेती करते समय, चूंकि रुपए के लालच में, कि भगवान ने मेरे प्रसाद में, अब भगवान की मजबूरी है। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, दुर्गा जी के मंदिर जाइए, शंकर जी के मंदिर जाइए, और मंदिर के बाहर जो नकली मिठाई बना रहा था डालडा की, चर्बी की, आज के लड्डू में क्या है, आज खोए की मिठाई कहीं है क्या? सिंथेटिक खोया है, सिंथेटिक पनीर है, सिंथेटिक डालडा है, यानी चर्बी भी है, मोबियाइल भी है। तो आपने बाहर से 150 रुपया किलो में लड्डू लिया, अंदर मंदिर के पहुंचे, पुजारी ने भगवान जी के चरणों में स्पर्श कराया, 4 लड्डू निकाल दिए, बाकी आपको लौटा दिया। तो प्रसाद में क्या दिया भगवान ने? जो ले गए थे वही तो दिया। ठीक इसी प्रकार खेती है, हम इस धरती में जमीन में जो चढ़ाएंगे, जिस भाव के साथ चढ़ाएंगे वही हमको जमीन वापस। तो प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है कि ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बने। जमीन बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, कौन बचाएगा आपको? जैसे आज हम केमिकल खा खा करके बीमार हो गए, कौन बचाएगा? कोई डॉक्टर पैदा हुआ है संसार में? अगर कोई व्यक्ति इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, यूरिया, डीएपी, पोटास वाला खाना खा रहा है
और इस खाने के कारण उसको कोई भी बीमारी हो गई है, तो मैं दावा करता हूं दुनिया में कोई माई का लाल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपकी मर्ज को ठीक कर दे। कारण मर्ज का कारण तो कंटिन्यू जिंदा है ना। अगर मैं हेल्दी खाया होता, भगवान को सही चढ़ावा चढ़ाया होता, फिर भगवान से हमको सही प्रसाद मिला होता, तो हम बीमार होते ही नहीं। बीमारी कहाँ है मित्र? बीमारी कागज के नोट में है, समस्या कागज के नोट में है। हर व्यक्ति को कागज का नोट चाहिए एट एनी कास्ट, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, नेता हो, किसान हो, व्यापारी हो, ठेकेदार हो, माफिया हो, सबको क्या चाहिए? कागज का नोट चाहिए। ना किसी को हेल्थ चाहिए, ना किसी को शांति चाहिए, ना किसी को खुशियां चाहिए, किसी को मानवता से मोहब्बत नहीं, किसी को प्रकृति से मोहब्बत नहीं। सबको किससे मोहब्बत है? कागज के नोट से। अब जैसे मैं ये बात कहता हूं तो कई लोग कहते हैं कि सच्चान साहब कागज के नोट की तो आज की तारीख में जरूरत है। हमने कहा है, लेकिन वो पवित्र काम करने से भी मिलेगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, 17वीं शताब्दी तक भारत के हर किसान के घर में सोने चांदी गड़ा होता था। तब यूरिया डीएपी तो नहीं था, जब पेस्टिसाइड तो नहीं थे, तब बोरिंग का पानी तो नहीं निकालते, लेकिन सोना चांदी था। भगवान की पूजा अगर सच्चे दिल से की जाएगी ना, तो आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी और लक्ष्मी भी मिलेगी। लक्ष्मी के पहले गणेश है। अगर गणेश के साथ, गणेश का मतलब है ज्ञान, अगर ज्ञान है खेती का, भगवान का, तब जो लक्ष्मी आएगी वो आपको सुख देगी, शांति देगी, समृद्धि देगी। और अगर ज्ञान नहीं है खेती में, अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि ट्रैक्टर से जोत दो, गेहूं बो दो, जमीन के नीचे का पानी निकाल लो, यूरिया डीएपी डाल दो, बीटीसाइड डाल के खरपतवारों को मार दो, पेस्टिसाइड डाल दो, कीड़ा लगे तो इंसेक्टिसाइड डाल दो। तो ये क्या है? ये सारा का सारा अज्ञान है, अधर्म है, बेवकूफ़ी है और बेवकूफ एक कुकर्म है। सारा का सारा क्या? कुकर्म है। तो कर्मों का फल, जब मैं ज्ञानी था तो मैं कर्म करता, तो कर्मों का फल मीठा होता था। मैं हंसता था, मुस्कुराता था, गाता था, बजाता था, सोना चांदी था। और आज क्या हो गया? चूंकि मैं कुकर्म कर रहा हूं। कुकर्म नहीं है जमीन में यूरिया डीएपी डालना, जमीन में कीड़ा मारने की दवाई डालना, जमीन में खरपतवार घास मारने की दवा डालना, एक कुकर्म नहीं है। ये कीड़ा किसने बनाया? भगवान ने। ये खरपतवार किसने बनाए? धरती माँ ने उगाए। किसके लिए उगाए? धरती माँ है, माँ सबकी है। धरती पर जितने भी जीव रहते हैं सबकी माँ है, सबका उसको लालन पालन करना है। इंसान की सबसे बड़ी अज्ञानता है कि धरती मेरे बाप की है, धरती मेरे लिए है, यहाँ और किसी को रहने का कोई अधिकार। इसका मतलब पंच महाभूत या भगवान बेवकूफ था? जिनको आज का ज्ञानी इंसान मारना चाहता, उनको भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था। इल्ली को, माऊ को, क्यों, चिड़िया को भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, दीमक को। लेकिन भगवान ने तो बनाया। तो दो चीजें, या तो भगवान बेवकूफ है या हम बेवकूफ हैं। अब ये स्वीकार कर लेना है कि भगवान बेवकूफ है कि हम। कौन बेवकूफ है? आप बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। ईश्वर बेवकूफ नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ने इस धरती पर जितनी भी रचनाएं रची, उन सब के यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। अकारण यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है, वो मेरा पागलपन है, वो मेरी अज्ञानता कि मैं नहीं जानता। तो तुम नहीं जानते हो तो इसका क्या मतलब है? भगवान पागल है। तो हमको किसी भी इकाई को मारने का कोई, नेचुरल फार्मिंग में अक्सर मैं कहता हूँ, अब हमको जो यहाँ से जीवामृत ले गए, संजीवनी बनाना सीख गए, फिर वहाँ जा कर के खेती करते हैं, जीवामृत डालते हैं, संजीवनी भी डालते हैं, फिर कहते हैं साहब धान की जड़ में सूंडी लगी है,
इसका कोई दवाई बताओ। तो हमने कहा ले आओ पेस्टिसाइड डाल दो भाई, तुम्हारा मन नहीं मानता है ना, तुमको मृत्यु अच्छी लगती है ना, तुमको जहर खाना अच्छा लगता है तो डाल दो दवाई। नहीं नहीं वो तो साहब नहीं डालेंगे। तो हमने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो। मैं अक्सर कहता हूं कि विनोद कुमार सचान के साथ वो व्यक्ति चले जिसका दिल मजबूत हो, जिसको भगवान पर आस्था हो, भगवान पर विश्वास हो। और भगवान पर विश्वास पहले आप करेंगे, भगवान की पूजा यथार्थ में करेंगे, धरती को बंजर नहीं होने देंगे, धरती में कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, धरती में जीवामृत डालेंगे, धरती में कार्बनिक पदार्थ डाल लेंगे। ये कार्बनिक पदार्थ है और ये जीवाणु है। अब ये जीवाणु जब इस कार्बनिक पदार्थ में ऐसे मैंने डाल दिए तो इस कार्बन को खाएंगे और ये मरेंगे और जीवांश निकलेगा। जीवांश फसलों का भोजन है। वेद में कहा गया है जीव है जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन, जीव ही जीव का भोजन है। हमें यूरिया की डीएपी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो निश्चित रूप से बेवकूफ़ी है कि जमीन को जो चाहिए वो जमीन बना लेती है, बस आप उसको बनाने दो। जैसे मैं कहता हूँ बारिश के दिनों में धरती माता अपना श्रृंगार करती है, कर रही है ना। इस समय देख लीजिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अब इस हरियाली को मैं बीडीसाइड डाल के अगर मार चुका होता तो गड़बड़ हो गया। तो माँ ने उगाया अपने लिए ताकि आपको रबी का जब सीजन आएगा तो रबी में भरपूर पैदावार दे सके, इसलिए माँ ने उगाया है। और हम क्या कह रहे हैं, उड़द की फसल में घास खड़ी, इसको मारना जरूरी है। तो घास को तो मार दिए, उड़द को काट के खलिहान पर ले आए, उड़द 10 किलो अपने लिए रख दिया, 2 कुंटल बेच दिया, और जो उड़द का भूसा था, टटुआ था, उसमें माचिस की तिल्ली लगा के आग लगा दिया। अब बताइए धरती माँ कब तक देगी, कितना देगी? दे सकती है? नहीं दे सकती, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।